मॉर्निंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं आपका 11th क्लास की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 5, जी हां, जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स के नए वीडियो लेक्चर में। आप सोच रहे होंगे कि ये नया वीडियो लेक्चर कौन सा वीडियो लेक्चर है। दिस इज द वीडियो लेक्चर नंबर 7। हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। इससे पहले रोटेशनल मैकेनिक्स के मैं कुल मिलाकर 6 वीडियो लेक्चर आपको दे चुका हूं और 6 वीडियो लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। वो सभी स्टूडेंट जो मेरे सभी वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि हम लोग अभी रिसेंटली टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक की बात कर रहे थे। अब अगर मैं ये बात आपको कहता हूं कि हमारा टॉर्क का टॉपिक खत्म हो गया है, तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारा टॉर्क का टॉपिक खत्म हो चुका है। लेकिन टॉर्क से रिलेटेड बातें खत्म नहीं हुई है। टॉर्क से ताल्लुकात रखने वाली बातों का जिक्र अभी भी चलता रहेगा। अब मैं बढ़ चुका हूं एक नए टॉपिक की, और ये नया टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। आज का जो ये लेक्चर है, ये पूरी तरह से उसी पे बेस्ड है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और बहुत लिमिटेड समय में ऐसे आसानी से सुनकर, समझकर, किताब खोलकर वेरीफाई करके पढ़ा जा सकता है। सवाल आता है, सर क्या है? Today's video lecture is based on the topic of equilibrium of rigid bodies। बिल्कुल सही आपने सुना, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हेडिंग का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। पहले इसका नाम सुन लो दोबारा से। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, या सिंपल कहूं द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं आज से पहले भी अपनी लाइफ में साइंस पढ़ते हुए ही सुना है। अब इक्विलिब्रियम को बहुत सारे लोग अलग नजरिए से जब समझने की कोशिश करते हैं, तो एक नजरिया ये आता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी चीज का बैलेंस होना। इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी चीज की सामान्य स्थिति। इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी चीज की ऐसी कंडीशन जहां उसकी मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा। हाँ जी, तो हम किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम में हम तब मानते हैं जब उसकी मौजूदा स्थिति, जो भी उसकी मौजूदा स्थिति है, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहे, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहे। उसकी जो भी मौजूदा स्थिति है, अगर उस मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि हमारी फिजिक्स में जो ये यूनिट चल रही है, इस यूनिट का नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स, और मैं अभी तक लगातार इस यूनिट में 2 चीजों को बहुत ज्यादा कोरिलेट करता आया हूं। एक जिसे मैं कह चुका हूं या कह चुका हूं लीनियर फिजिक्स, और एक जिसे मैं कह रहा हूं रोटेशनल फिजिक्स। तो लीनियर फिजिक्स मतलब सीधा सीधा चलने वाली, खिसकने वाली फिजिक्स, हाँ ना। रोटेशनल फिजिक्स मतलब घूमने वाली, गोल आकार में या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई चीज घूमती है तो उसे रोटेशनल फिजिक्स का हिस्सा बनाया जाता है। यानी 2 चीजों पे अभी भी चलेगा हमारा पूरा ध्यान, या तो ऑब्जेक्ट खिसकेगा या ऑब्जेक्ट घूमेगा। जब ऑब्जेक्ट सिर्फ खिसकता है या ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसे हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं, या हम उसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट सिर्फ घूमता है, तो एक होता है ऑब्जेक्ट का खिसकना, एक होता है ऑब्जेक्ट का घूमना, और कभी कभी खिसक के घूमना। एक बच्चा कहता है खिसकना समझ आता है, घूमना भी समझ आता है, ये घूम घूम कर खिसकना या खिसकते खिसकते घूमना ये समझ नहीं आता है। बहुत प्यारा सा आपको एग्जांपल दूंगा। ये मार्कर मेरे हाथ में है, अगर इस मार्कर को मैं अपने इस हाथ पे ऐसे रखता हूं और इस तरह से मूव कराता हूं, तो इसे कहते हैं सिर्फ खिसकना, सिर्फ खिसकना। अगर इस मार्कर को मैं यहां रखता हूं और इसे ऐसे ऐसे घुमाता हूं, अपनी जगह पे घूमे जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं घूमना। और अगर इस मार्कर को इस तरह से, ये इस तरह से अपने हाथों पे नीचे गिरने दूं, तो ये खिसक भी रहा है और घूम भी रहा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। फिलहाल मैं कॉम्बिनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं डाल रहा हूं। मेरा आपको जो मेन मकसद है टॉपिक के बारे में समझाने का, वो मकसद यही है कि आपको यह समझ आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और हमें क्या जानना है। तो चलिए, टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है और इस टॉपिक की मैं हेडिंग डाल देता हूं। हमारे टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, और इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है वो मैं आपको सीधा समझाऊंगा और टॉपिक को आगे ले जाके कॉन्सेप्ट को खत्म कराऊंगा। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। आपको बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो लेक्चर रोटेशनल मैकेनिक्स के पहले भाग का सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है। बस इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और आएगा और रोटेशनल मैकेनिक्स का पहला भाग
खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स की यूनिट का एक नया हिस्सा, एक नया भाग, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र मैंने तब भी किया था जब मैं टॉर्क का टॉपिक पढ़ा रहा था। चलिए, क्योंकि मैंने बात करी है कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों, इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब एक बच्चा कहता है सर मतलब भी समझाओ ना ताकि चीजें समझ आए। हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया कि मतलब भी समझाओ। चलिए, सबसे पहले बात करता हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशन वर्ड का मतलब है फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का खिसकना। क्या पता कोई ऑब्जेक्ट खिसक ही ना रहा हो? बिल्कुल सही, क्या पता कोई ऑब्जेक्ट खिसक ही रहा हो? तो इक्विलिब्रियम को स्टडी करने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, the first condition is the condition of translational equilibrium and the second condition is the condition of rotational equilibrium. तो हम इन्हें कहते हैं there are two conditions. I repeat my sentence. There are two conditions of equilibrium. There are two conditions of equilibrium. यानी equilibrium की दो conditions हैं जिसमें equilibrium को स्टडी किया जा सकता है। ये हमारी पहली कंडीशन है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को सेकंड कंडीशन। मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब माना जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब माना जाता है जब उस पे काम करने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम शून्य होता है। उस पे काम करने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 होता है। बिल्कुल सही आपने सुना, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस यानी सभी एक्सटर्नल काम करने वाले फोर्स का सम 0 होता है। दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अब एक बच्चा फट से बोला सर थ्योरी में तो आप देखो जो भी लिख लो, जब तक मतलब नहीं समझाओगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नाइस क्वेश्चन, नाइस स्टेटमेंट। जब तक मतलब नहीं समझाऊंगा आगे कैसे बढ़ोगे? देखो यहां लिखा है कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब माना जाता है जब उस पे काम करने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस 0 होते हैं। उस पे काम करने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस 0 होने का क्या मतलब है? उस पे काम करने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस 0 होने का मतलब है कि उसकी मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मौजूदा स्थिति क्या हो सकती है? हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति में बदलाव भी नहीं आ रहा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, तब भी आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसके मोशन में ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही उसकी वेलोसिटी घट रही है। सो एन ऑब्जेक्ट can be said to be in a translational equilibrium when it is either at rest or when it is either in motion। यानी या तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक बच्चा कहता है मोशन में है तो बिना फोर्स के कैसे मोशन में आया? जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स तो लग ही रहा होगा। अब सुनो मेरी बात, मोशन की भी कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। हां जी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब उस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, मतलब उसमें कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। आप उस पे कोई फोर्स अभी नहीं लगा रहे, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है हम तब भी ये मान के चलते हैं कि इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब एक बच्चा फट से बोला सर लेकिन आपने कहा था ट्रांसलेशन का मतलब तो होता है खिसकना, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फिर वो खिसक ही नहीं रहा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है देन इट इज एट खिसकने वाला इक्विलिब्रियम? अब ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक काम करता हूं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसे बोल देते स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हां जी, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मैं यहां लिख रहा हूं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और दूसरी कंडीशन या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मोशन में।
जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसे नाम दिया जाता है स्टैटिक कंडीशन, या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसे कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब कहा जाता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, बेशक होगी। अगर उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब dv by dt जीरो हो गया। अगर dv by dt जीरो हो गया इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो गई। एक्सीलरेशन जीरो हो गई मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो मूव तो कर रहा है और उसकी जो स्थिति है, जो भी उसकी मौजूदा गति है, उसमें बदलाव नहीं आ रहा, मतलब वो अभी भी अपनी मौजूदा स्थिति को मेंटेन कर रहा है। हम तब भी उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का खिसकना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो खिसक तो रहा ही है। फिर भी हम उस कंडीशन को, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसे एक नया नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब सवाल आता है, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के दौरान ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के दौरान ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स क्योंकि काम नहीं कर रहा है इसलिए उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है इसलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट गति से मूव किए जा रहा है। आई होप मेरे बच्चों को समझ आ रहा है। फिर भी कई बार लोगों ने कोशिश करी कि यार मुझे ना किसी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है। अगर आप कुछ चीजों का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे, यानी कोई चीज अपनी मौजूदा स्थिति में है, अगर आप उसकी उस स्थिति से उसे डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो तो दो चीजें होंगी, या तो आपके फोर्स लगाने से वो डिस्प्लेस हो जाएगा या फिर वो आपके फोर्स लगाने से डिस्प्लेस नहीं होगा। इसे समझाने के लिए बहुत सारे मेरे पास साइंटिफिक तरीके हैं, लेकिन मैं किसी भी साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सबसे बेसिक मामूली सा छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आपने एक बच्चों का खिलौना देखा होगा, छोटे बच्चों का खिलौना आता है जो इस तरह का होता है, ये इस तरह का। अगर आपने कभी देखा होगा, इस तरह का खिलौना होता है जिसमें लिखा होता है हिट मी। आपने देखा होगा, इसमें लिखा रहता है हिट मी, और इसको आपने देखा होगा नीचे से इसमें मिट्टी भरी रहती है और इसे आप हिट करते हो। ये तो देखा होगा, सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा, हवा से भरा रहता है, इसे आप हिट करते हो तो ये वापस आता है, और बहुत ज्यादा ताकत से हिट करोगे तो शायद गिर भी जाए। तो मान लो कि ये एक जगह पे पड़ा हुआ है, आपने इसे हिट किया तो क्या ये वापस आएगा? एक बच्चा कहता है हाँ भाई आता है, मैंने देखा है, मैंने कई बार किया है। ये तो सबसे बड़े मजे की बात है कि आप हिट करते हो वापस आ जाता है। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट वाज एट वन पर्टिकुलर स्टेट, यू ट्राई टू डिस्टर्ब इट्स दैट स्टेट। उसकी उस स्टेट को आपने डिस्टर्ब करने की कोशिश करा, वो डिस्टर्ब हुआ और वापस आ गया। मेरी बात सुनना, वो डिस्टर्ब हुआ और वापस आ गया। When the object is applied some external force such that it gets displaced and returned back to its original position, returns back to its original position। ये सिचुएशन पता कैसी है? ये एक सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसे धक्का मारा, ये गिरा और वापस ऐसे आ गया। एक बच्चा पता क्या कहता है, सर ऐसा भी तो हो सकता था गिर के ऐसे खड़ा हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, यानी पहले भी ये खड़ा था और बाद में भी ये खड़ा हो गया, लेकिन फर्क है, पहले वो यहां खड़ा था, अब वो यहां खड़ा हो गया। लेकिन अगर यहां से उसे गिराया जाए और वापस यहीं आ जाए तो दोनों में फर्क क्या है? एक बच्चा कहता है सर बहुत छोटा सा फर्क है। क्या? पहली सिचुएशन में ऑब्जेक्ट गिरा और लौट के अपनी जगह पे आया, दूसरी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट गिरा और नई जगह पे खड़ा हो गया, यानी जैसे वो पहले था वैसा वो बाद में हो गया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो जैसा जहां था वैसा वो वहीं हो गया, अब जो जैसा वो जहां था अब वैसा वो किसी नई जगह हो गया। सुनो, दोबारा समझा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से खड़ा किया, इसे गिराया और ये वापस आया, ये एक सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 2, ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, गिराया और ये फिर खड़ा हो गया। यानी अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था और गिर गया तो वो अपनी मौजूदा स्थिति से डिस्टर्ब हुआ और वापस उसी स्थिति में आया। दूसरी सिचुएशन में वो अपनी मौजूदा स्थिति से डिस्टर्ब हुआ और नई सिचुएशन में चला गया। आई होप मेरे बच्चों को ये सब कुछ समझ आया। अब सवाल आता है सर फर्क क्या है? फर्क है जब ऑब्जेक्ट अपनी मौजूदा स्थिति से डिस्टर्ब होके अपनी मौजूदा स्थिति में लौटे तो उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
जब ऑब्जेक्ट अपनी मौजूदा स्थिति से डिस्टर्ब होके अपनी मौजूदा जैसी स्थिति में नई जगह आ जाए, यहां पे गिरा और वापस यहां आ गया, यानी यहां पे उसकी जो स्थिति है वो यहां नहीं थी, वो यहां थी, लेकिन यहां उसने अपने आप को वैसा ही प्राप्त कर लिया, वैसा ही बना लिया जैसा वो यहां था। देन इट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बच्चा कहता है अच्छा अगर ये गिर जाए और उठे ना तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज ऑफ 3 टाइप्स इन आवर सिलेबस। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, हो सकता है आपको सुनते हुए बोर लग रही होंगी, यार क्वेश्चन कैसा आएगा। अच्छी बात ये है कि इन पे क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत मामूली सा टॉपिक है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, इसलिए बताना और जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। हम यहां लिख सकते हैं दैट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के 3 प्रकार, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर? 3 types of equilibrium are there: stable equilibrium, unstable equilibrium, neutral equilibrium. I hope मेरे बच्चों को समझ आया। अब इक्विलिब्रियम के टॉपिक में, खास करके ट्रांसलेशनल वाले टॉपिक में इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहां पे हमें पता चल गया कि लीनियर फोर्स 0 होगा। अगर यहां पे खिसकाने वाला फोर्स 0 होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में घुमाने वाला फोर्स 0 होगा। अब सुनो कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो रोटेट कर ही नहीं रहा, या तो रोटेट कर ही नहीं रहा, और अगर रोटेट कर रहा है तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, लीनियर वेलोसिटी नहीं। लीनियर वेलोसिटी यहां इस्तेमाल की जाती है। रोटेशन में जो वेलोसिटी होती है उसे ओमेगा कहते हैं। ओमेगा का सिंबल आपको पता है W होता है, और ओमेगा का नाम आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में यह कहा गया है कि या तो ऑब्जेक्ट रोटेट कर नहीं रहा, और अगर कर रहा है तो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जी हां, अगर वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी तो इसका मतलब उस पर कोई भी एक नया घुमाने वाला फोर्स नहीं लग रहा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब या तो वो रोटेट नहीं कर रही, या तो वो रोटेट नहीं कर रही, या तो वो रोटेट नहीं कर रही है, और अगर कर रही है देन इट रोटेट्स। अगर कर रही है देन इट रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। या तो रोटेट नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये हुआ कि उस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा। उस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा। दैट इज, मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं दैट टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। जी हां मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, बोर्ड पे दिए जाने वाली सारी जानकारी को अच्छे से देखो, बोर्ड पे दिए जाने वाली इस सारी सूचना को अच्छे से घूरो। अगर आपको इस बात को समझने में आ रहा है कोई भी मलाल, कोई भी सवाल, तो आपको मचाना है एक छोटा सा बवाल। कैसे मचाना है बवाल? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता समझाने में। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज वेरी सिंपल, जिसमें मैंने आपको यह बता दिया कि कैसे कोई बॉडी को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम मानते हैं। अब इस चीज को हमारे सिलेबस में थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाया गया है। एक बच्चा कहता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम को क्या डायग्रामेटिकली समझाएंगे? समझाता हूं। कैसे समझाया गया है सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम को कैसे समझाया गया है। अगर मैं ये हिस्सा थोड़ा सा मिटा दूं और यहां पे इसे मिटा के एक प्यारी सी जगह बना दूं और एक डायग्राम बना, तो डायग्राम क्या कहता है ध्यान सुनना। मान लीजिए
कि मेरे पास ये एक रॉड है फॉर एग्जांपल, और इस रॉड की लेंथ है a और b, और मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिस पे इस रॉड को घुमाया जा सकता है। या तो इसे ऐसे घुमा लीजिए, या इसे ऐसे घुमा लीजिए, या इसे ऐसे घुमा लीजिए। अगर सपोज करो कि मैंने फोर्स यहां लगाया, तो अगर ये फोर्स F1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि F1 के कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। F1 के कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा F1 के कारण। अगर मैं ऐसे घुमाता हूं, अगर मैं F2 लगाता हूं, F2 ये वाला फोर्स लगाता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि F2 के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, F2 के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, F2 के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। अब रोटेशन हो कहां रहा है, इसके क्रॉस, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इसे L1 मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को L2 मान लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट P है, तो P पे इसकी वजह से पैदा होने वाला जो टॉर्क होगा वो τ1 होगा, विच इज इक्वल टू F1 इंटू L1। बिल्कुल सही। पॉइंट P पे इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो τ2 होगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू F2 इंटू L2। बिल्कुल सही। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसे हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, इसे हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, और इसे हमेशा नेगेटिव मानते हैं, इसे हमेशा नेगेटिव मानते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब भाई कोई तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रोटेशन मानते हैं कि ये रोटेशन सही है, और इसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन मानते हैं। ये पूरी फिजिक्स का पूरी दुनिया में लगने वाला एक कानून है। अगर नहीं यकीन होता ना, तो अपने घर में जाके आज ही एक नलके को बंद करके देखना, आप नोटिस करोगे कि एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है। सब चीजें एंटी क्लॉकवाइज बंद होती हैं और क्लॉकवाइज खुलती हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना गया है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना गया है। नलका हो गया, यस और नो, आपका जो पेचकस हो गया वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही बंद होता है। नहीं, वो क्लॉकवाइज बंद हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज वो ओपन होता है। अगर आप बॉटल के ढक्कन की बात करो, फॉर एग्जांपल इसकी बात करो, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, और अगर सपोज कीजिए क्लॉकवाइज ओपन कर रहा हूं और इसे बंद कैसे कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बंद हो रहा है और क्लॉकवाइज ओपन हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज बंद होने का डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज ओपन होने का डायरेक्शन है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन कुछ जगहों पे वैरी करता है। सब जगहों पे सेम हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मेरी इस बात को ठान मत लेना, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मेरे एग्जाम्पल बताने के बाद आप जरूर जाकर नलका खोल के देखोगे। हो सकता है कि आपके घर का नलका ऐसे बंद हो रहा हो और ऐसे खुल रहा हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है वो खुल रहा हो और क्लॉकवाइज वो बंद हो रहा हो। तो खुलने को कुछ जगहों पे पॉजिटिव माना गया है और बंद होने को कुछ जगहों पे नेगेटिव माना गया है। तो आपको अगर अपने दिमाग में कुछ बिठाना है तो एक चीज बिठानी है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना गया है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना गया है। हालांकि इस पे आपसे कोई कुछ पूछने नहीं वाला। अगर ये बात आपको नहीं भी समझ आई तो घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। फिलहाल तो मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो। इस रॉड को घुमाने के लिए हमारे पास दो फोर्स है, या तो F1 इसे ऐसे घुमाएगा या F2 इसे ऐसे घुमाएगा। यानी अगर ये ऐसे लगा तो ऐसे घूमेगा, अगर ये ऐसे लगा तो ऐसे घूमेगा। अगर F2 ऊपर काम किया भाई, फिर तो पक्का टॉर्क लगेगा, फिर तो कपल बन जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एंटी पैरेलल फोर्सेस हमेशा कपल की तरह काम करते हैं। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। ये हमारी जो F2 के कारण, ये तो मैंने लिख दिया, मिट गया ये, कोई बात नहीं, इसे दोबारा लिख देता हूं, इसे दोबारा लिख देता हूं। ये वाली जगह जो है इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं और इसे भी मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे जो अब बताना है वो आपको समझ आएगा। ये देखिए, तो मैं यहां लिखूंगा F2 के कारण, F2 के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, F2 के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, F2 के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, है ना। तो टॉर्क पहला F1 L1 हो गया, टॉर्क 2 F2 L2 हो गया। बट आई रिपीट माय सेंटेंस, बट जब रोटेशन हो ही नहीं रहा, बट जब रोटेशन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, then this means, I repeat my sentence, this means that τ1 and τ2 are balancing each other, are balancing each other, are balancing each other. Therefore हम कह सकते हैं, therefore हम कह सकते हैं, therefore हम कह सकते हैं कि at equilibrium of rotation, at
एट इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशन, रोटेशन के इक्विलिब्रियम में टाउ एक्सटर्नल 0 होता है, और हम कह सकते हैं कि टाउ 1 माइनस टाउ 2 0 होगा। एक बच्चा कहता है इसे माइनस क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, और मैं कह सकता हूं कि टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, और मैं कह सकता हूं कि F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। ये जो एक्सप्रेशन है फिजिक्स की दुनिया में, इस एक्सप्रेशन को, आई रिपीट माय सेंटेंस, इस एक्सप्रेशन को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहा जाता है। इस एक्सप्रेशन को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहा जाता है। पहले देख लो, फिर मैं मतलब समझाता हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आगे से हट जाता हूं। पहले मैं तो आगे से हटूं। अभी तक तो क्या है, मेरे लिखने की वजह से जो मैं लिखवा रहा होता हूं वो छुप जाता है। अब जब वो छुप जाएगा तो आपको नजर कहां से आएगा? इसलिए अब देखो ध्यान से, मैं हट गया हूं बोर्ड के आगे से। बोर्ड पे आपके सामने आपको चीजें नजर आ रही हैं, और आप नोटिस करोगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की स्थिति में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि जब ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है तो उस पे काम करने वाले दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस फोर्स का प्रोडक्ट इस लेंथ के साथ इज इक्वल टू इस फोर्स का प्रोडक्ट इस लेंथ के साथ, दैट इज F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जी हाँ, ये जो F1 है और L1 है, ये F1 और L1 को ही फिजिक्स में कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। और वो सभी बच्चे जिन्होंने मेरा टॉर्क वाला टॉपिक देखा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स का रिश्ता। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स का रिश्ता विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी लेंथ के साथ उसका जो रिश्ता है। तो फोर्स का रिश्ता लेंथ के साथ, और इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को फिजिक्स की दुनिया में टॉर्क भी कहा गया है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, और आगे चल के इसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये मोमेंट है, इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट बैलेंस करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट does the principle of moment say, पहले देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि what does the principle of moment say, तो आप बेझिझक होकर ये साफ-साफ कह सकते हैं that according to the principle of moments, ये बहुत प्यारी डेफिनेशन है, सुनना ध्यान से। According to the principle of moments, if a body is in rotational equilibrium, अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, then the algebraic sum of all the moment, then the algebraic sum of all the moment acting on it is equal to 0, or we can say that the moments acting on that body balance each other such that F1 L1 is equal to F2 L2। I hope मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इतनी सी बात समझ आई होगी। एक बच्चा कहता है इतनी सी बात है, ये अच्छा खासा मुश्किल टॉपिक लग रहा है। एक्चुअली में बच्चों नहीं है, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल टॉपिक नहीं है। हालांकि अगर इसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप प्रदीप उठा के भी देखोगे ना, या एसएल अरोड़ा भी उठा के देखोगे, इन दोनों किताबों में सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कम और बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो मेरी सजेशन में फिलहाल के लिए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगर हम कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं भी करेंगे तो कोई गम नहीं है, और जो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो वो करना भी कम नहीं है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को यहां पे जितनी भी सूचना दी गई है आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, जो भी ज्ञान आपको दिया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट आज समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ आया। So my dear 11th class के प्यारे प्यारे बच्चों, this was the second last video lecture of the series of class 11 physics unit number 5, जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। अब बचा है केवल एक और आखिरी टॉपिक इस यूनिट के इस भाग में, और उस टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हमने पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। ठीक वैसे ही इक्वेशंस को रोटेशनल मैकेनिक्स की दुनिया में भी पढ़ा जाता है, जहां वेलोसिटी बन जाती है ओमेगा, a बन जाता है अल्फा। लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर एक्सीलरेशन का मतलब हो जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। वो सब कुछ कैसे होता है
उन इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया जाता है, अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा आपको भरपूर ज्ञान। आई गारंटी आप नहीं होंगे जरा भी परेशान। इसी मकसद के साथ अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आपको इस यूनिट के इस भाग का आखिरी टॉपिक अच्छे से कराऊंगा। तब तक के लिए मेरी आपसे है छोटी सी गुजारिश, चाहे आ जाए तूफान या बारिश, जो मैंने है पढ़ाया उसे किताब खोलकर एक बार वेरीफाई जरूर करना। आप जब बुक से रीड करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है ये एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। आने के क्वेश्चंस, चांसेस ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से थोड़े से कम है, क्योंकि और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपना जो कीमती वक्त दिया इस वीडियो लेक्चर को देखने में, समझने में और सारी चीजों को जानने में, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अगर अभी तक आप में से किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। और हाँ, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। वंस अगेन, आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों।